नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए के यूनिट 3 जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग और नीति आयोग के बारे में है, इसका शार्ट नोट डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुत ही समराइज्ड वे में हम चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के टाइप्स देखेंगे, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शंस क्या हैं, नीति आयोग की स्ट्रेटजी क्या है नए इंडिया के लिए, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं इकोनॉमिक प्लान्स के लिए। ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? तो इकोनॉमिस्ट एच.डी. डिकिंसन डिफाइंस करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग एज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, what and how much is to be produced and to whom it has to be allocated by the conscious decision of the determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economic system as a whole। तो एच.डी. डिकिंसन जो है इकोनॉमिक प्लानिंग को डिफाइन करते हैं। ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर डिसीजन लेना। डिसीजन क्या है? व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना मात्रा में प्रोड्यूस करना है, और इसके लिए जो भी रिसोर्सेस लगेंगे वो किसको एलोकेट करने हैं, इसका डिसीजन एक डिटर्मिनेट अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। और वो अथॉरिटी डिसीजन कैसे लेती है? कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करके इकोनॉमिक सिस्टम का, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का सर्वे करके ये डिसीजन लेती है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और रिसोर्सेज किसको एलोकेट करने हैं। एक सरकार ऐसा डिसीजन लेती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही फ्रेंड्स इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन गोल जो है प्लानिंग कई तरीके की होती है। जैसे फ्रॉम टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट प्लानिंग जो है रीजनल हो सकती है या जियोग्राफिकल नेशनल हो सकती है। यानी कि ज़मीन के हिसाब से अगर देखें तो ये स्थानीय हो सकती है या नेशनल स्तर की हो सकती है। पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से अगर देखें तो ये फेडरल, स्टेट या लोकल हो सकती है। फेडरल का मतलब होता है संघीय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और म्यूनसिपाल्टी, है ना। फ्रॉम पार्टिसिपेशन स्टैंड पॉइंट ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज हो सकती है। सेंट्रलाइज मतलब जहाँ पर सारे के सारे डिसीजन सबसे टॉप मोस्ट द्वारा लिए जाते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब जहाँ पर डिसीजन सभी द्वारा लिए जाते हैं। टेम्पोरल यानी समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म बेस्ड हो सकती है या शॉर्ट टर्म बेस्ड हो सकती है। उसके बाद में प्लानिंग जो है सेक्टोरल भी हो सकती है या जियोग्राफिकल, जिसे स्पेटियल प्लानिंग भी बोलते हैं। प्लानिंग सेक्टोरल भी हो सकती है। सेक्टोरल प्लानिंग किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर जोर देगी। जियोग्राफिकल प्लानिंग पूरे जियोग्राफिकल डेवलपमेंट पर बात करती है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था ना कि जो है टेरिटोरियल के हिसाब से रीजनल प्लानिंग होती है और नेशनल प्लानिंग होती है। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो रीजनल प्लानिंग यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू की गई थी, सबसे पहली कंट्री जिसने रीजनल प्लानिंग 1916 में की थी। तो ध्यान रखिए, यूनाइटेड स्टेट्स पहली कंट्री थी जिसने रीजनल प्लानिंग 1916 में की और ये काफ़ी सफल रही है। नेशनल प्लानिंग, रीजनल मतलब राज्य स्तर की प्लानिंग हो गई एक तरीके से। ठीक है, नेशनल प्लानिंग ये जो है सोवियत यूनियन, रशिया द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसने पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से लेकर के 1933 के बीच में लागू करी। और ये नेशनल प्लानिंग का टेस्ट जो है इसने पूरी दुनिया को दिया कि हाँ, नेशनल स्तर की भी प्लानिंग की जा सकती है। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग पंचवर्षीय योजना के साथ आई थी। ध्यान दें इस बात को। तो आप ये भी देखेंगे कि हमने कहीं ना कहीं जो अपनी आगे चल करके जो प्लानिंग करी इकोनॉमिक प्लानिंग, उसमें पंचवर्षीय योजना ही अपनाई है और वो सोवियत यूनियन से ही हमने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं भाई कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग के उद्देश्य क्या हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। प्लानिंग क्यों करें? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, गरीबी का उन्मूलन हो, एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी के अवसर मिले, सोशल जस्टिस और इनइक्वालिटी घटे, सामाजिक न्याय बढ़े, इनइक्वालिटी घटे, इकोनॉमी हमारी आत्मनिर्भर हो और इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन हो। तो ये सारे फ्रेंड्स जो है ऑब्जेक्टिव हैं हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के। ठीक है, हिस्ट्री अगर हम देखें इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में, तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ बीन डायरेक्टेड बाई 5 ईयर प्लान्स विद द मिड टर्म रिव्यू। तो आज़ादी के बाद में हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक जो प्लानिंग की गई वो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू की गई और इसमें मिड टर्म रिव्यू का कॉन्सेप्ट रखा गया, यानी कि 5 साल की है तो 2.5 साल पे रिव्यू किया जाएगा। इन अनयूजुअल ईयर ऑफ वार एंड अदर क्राइसिस इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर ईयरली प्लान्स। तो मतलब बोल रहे हैं कि अगर मान लो युद्ध वगैरह छिड़ गया या कोई और क्राइसिस आ गई तो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना की जगह वर्षीय योजना आ जाती थी। यहाँ 5 साल का योजना होती थी, ये सिर्फ 1 साल की योजना बना दी जाती थी और इसको जो है प्लान हॉलीडे के नाम से बुलाया जाता था। इट इज़ डिनोटेड है, ये जो वर्षीय सालाना योजना बनाई जाती थी इसको प्लान हॉलीडेज बोलते थे, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना है वो छुट्टी पर चली जाती थी, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है,
2015 में इन 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग इस्टेब्लिश किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस्टेब्लिश किया। ये प्लानिंग कमीशन को सब्सटीट्यूट करता है, प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया था। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था। प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन इंचार्ज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1950। तो प्लानिंग कमीशन इंचार्ज रहा है प्लानिंग का 1950 से। और प्लानिंग कमीशन एक स्टैच्यूटरी एंटिटी नहीं है, ध्यान रखिए, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, नॉट ए स्टैच्यूटरी एंटिटी। और इसके हेड जो होते थे वो डिप्टी चेयरमैन होते थे, और इसके जो चेयरमैन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। कौन? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन हुआ करते थे। किसके? प्लानिंग कमीशन की हम बात कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन प्लान आर अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाई एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी चेयरशिप करते हैं प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्लानिंग कमीशन अपने प्लान बनाता था, अप्रूव करता था, और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के कंधों पर रखी जाती थी। ठीक है। फिर आता है सर हमारे जो 12 जो है पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, इनकी टाइमलाइन थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, 1951 से 1956 तक, जरूरत है, पूछ लेते हैं कई बार। एज द इकोनॉमी फेस द चैलेंजेज ऑफ लार्ज स्केल फूड ग्रेन इम्पोर्ट 1951 एंड प्राइस इंक्रीजेज, द स्ट्रेटजी प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट। देश आज़ाद हुआ था, स्थिति हमारी बहुत ख़राब थी। ऐसे में हमारे पास में अनाज की कमी थी, तो हम इंपोर्ट करते थे, विदेशों से गेहूं चावल खरीदा करते थे। तो ऐसे में दाम बहुत बढ़े हुए थे। तो इस वजह से जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, वहाँ पर जोर दिया गया कि हम सिंचाई को जोर देंगे, खेती को जोर देंगे, एग्रीकल्चर को, सिंचाई को, बिजली को, इन सबको हम जोर देंगे पहली पंचवर्षीय योजना में। प्लान वाज इंट्रोड्यूस विद द हाई इंटेंशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बट रिजल्ट वर डिसअपॉइंटिंग। मतलब जब प्लान बनाया गया था तो ये सोचा गया था कि हम सोशल और इकोनॉमिक स्तर पर अच्छा खासा डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आया सर वो बहुत अच्छा नहीं था। इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, मतलब मज़ा नहीं आया टाइप का। ओके। सेकंड प्लान आता है 1956 से 1961 तक। पहला था 1951 से 1956 तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्लान 1956 से 1961 तक आता है। द ग्रोथ स्ट्रेटजी एम्फसाइजेज फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ कंसंट्रेशन ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स। मतलब जो दूसरी स्ट्रेटजी आती है, अब थोड़ा बहुत जो है खेती बाड़ी का काम सही हुआ था, तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया, हैवी इंडस्ट्री पर इन्होंने जोर दिया, कैपिटल गुड्स बनाने पर जोर दिया गया सेकंड जो है प्लान में। और इसकी जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो प्रोफेसर महलनोबिस द्वारा बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप में। प्रोफेसर महलनोबिस ने सेकंड प्लान के लिए स्ट्रेटजी बना करके दी थी, पीसी महलनोबिस। ओके। फिर आ जाता है सर तीसरा प्लान। तीसरा प्लान आता है 1961 से 1965 के बीच में। द प्लान इंक्लूडेड एग्रीकल्चर ग्रोथ एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया एज वेल एज फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइजिंग द गोल ऑफ बैलेंस्ड एंड रीजनल डेवलपमेंट। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, ये बात तो कही ही गई। साथ ही साथ में कहा गया कि हमें बैलेंस्ड और रीजनल डेवलपमेंट पर भी जोर देना है, यानी कि अब राज्यों पर भी जोर देना है। कुछ राज्य तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कुछ राज्य पीछे रह जा रहे हैं, तो इन पर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच की इन्होंने बात की। इसी दौरान इंडो चाइना वार होता है 1961-62 में। ध्यान दें, 1961 से 1965 का समय है और इंडिया और चाइना आपस में युद्ध कर रहे हैं 1961-62। इंडिया पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया 1965-66, प्लान खत्म होते होते। और उसके अलावा जो है सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से अकाल आया 1965-66 की दौर में, जिसकी वजह से ये प्लान पूरी तरह से धाराशायी हो गया। आप सोचो ना, जब युद्ध वगैरह होगा और ये सारी स्थिति बनेगी फ्रेंड, तो सारा का सारा पैसा उधर चला जाता है। डेवलपमेंट जैसे समझिए, अगर आपका पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो आप पहले अपना घर बचाने की कोशिश करेंगे। घर के अंदर में बिल्डिंग बनवाने का काम बाद में होगा, पहले तो अपना घर बचाया जाए। तो वही स्थिति थी यहाँ कि सारा पैसा इन जगहों पर खर्चा हो गया, जिसकी वजह से ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं पा सका। ठीक है। उसके बाद में 3 एनुअल प्लान्स 1966 से 1969 तक। देखो अब यहाँ पर एक बार देखिएगा, 1961 से 1965 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है, जिसमें हम 2 युद्ध लड़ते हैं, इंडिया चाइना से, इंडिया पाकिस्तान से युद्ध होता है। उसके अलावा सूखा भी पड़ जाता है। तो इसी वजह से सरकार ने कहा भाई कि ऐसा है कि हम 3 जो है एनुअल प्लान लेकर आएंगे, 1966-67, 1967-68 और 1968-69। ये 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। और इस समय जो ये वार्षिक योजना लाई गई, इस समय को प्लान हॉलीडे घोषित किया गया। ठीक है। तो फोर्थ प्लान वाज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन इन 1966। 1966 में चौथा प्लान रेडी था, लेकिन गवर्नमेंट ने एनुअल प्लान को चूज किया कि हम 1966-67 में एनुअल प्लान लेकर आएंगे, हम पंचवर्षीय योजना लागू नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद 2 और ऐसे प्लान्स आए 1966-67, और उसके बाद 2 और ऐसे प्लान्स आए। क्यों? क्योंकि कंट्री की जो पुअर इन फाइनेंशियल सिचुएशन थी, युद्ध की वजह से हमारे पास पैसों की कमी थी, इस वजह से हम
सालाना मतलब पंचवर्षीय योजना की जगह वार्षिक योजना 3 बार लागू करी गई। ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इट वाज नेम्ड एज ए पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे। चूँकि इस समय पंचवर्षीय योजनाएं डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, तो इस वजह से इसको प्लान हॉलीडे का नाम दिया गया। फिर आ जाता है फोर्थ प्लान 1969 से 1974 तक। फोर्थ प्लान की जो स्ट्रेटजी थी वो गाडगिल स्ट्रेटजी कहलाती है, गाडगिल द्वारा प्रिपेयर की गई थी। द प्लान वाज बेस्ड ऑन गाडगिल स्ट्रेटजी विथ स्पेशल फोकस ऑन ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ पर ग्रोथ की तो बात की गई, लेकिन जो है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता भी लाने की बात की गई, और साथ ही साथ में हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो, इस पर भी जोर दिया गया। लेकिन ड्यू टू ड्रॉट एंड द इंडो पाक वार इन 1969 1974 की बात चल रही, एक बार फिर से हम युद्ध लड़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान 71-72 में फिर से भिड़ते हैं, तो इसकी वजह से, और उसका सूखा भी पड़ता है, अकाल भी पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारा पैसा इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, इन सब कामों में लग जाता है, युद्ध वगैरह में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो जाता है, यानी कि हम फाइनेंशियली मजबूत नहीं रह पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में 5वां प्लान आता है फिफ्थ प्लान 1974 से 1979 के लिए। इसमें फ्रेंड जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 लाया गया। ध्यान रखें, गरीबी को हटाने के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम इस पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, गरीबी को घटाने के लिए। और साथ ही साथ में फोर्थ जो प्लान था उसमें डेवलपमेंट विद द स्टेबिलिटी पर जोर दिया गया था, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी पर जोर दिया गया था गाडगिल स्ट्रेटजी में। उसको 5वें प्लान में एकदम लोअर वेटेज दे दिया गया, ये भी एक इसमें चेंजेज हुआ। इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, हाइपर इन्फ्लेशन हो रखा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसी समय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है RBI, अब तुमको जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हम देते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई को स्टेबलाइज करने की जिम्मेदारी RBI के कंधों पर 1979 के मतलब प्लानिंग के द्वारा दी गई है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से RBI जो है महंगाई को स्टेबलाइज करने की जिम्मेदारी रखता है। फिर आता है सर 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक। यहाँ पर बात आती है गरीबी हटाओ, क्या आती है? गरीबी हटाओ योजना आती है, एलिवेट पॉवर्टी। ध्यान रखिए, पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में था, तो 6वीं किस में था सर? गरीबी हटाओ का मोटो भी बोल सकते हैं, मोटो या फिर एजेंडा या फिर जो है नारा किसने दिया, किस प्लान में दिया गया था, तो सर गरीबी हटाओ की बात 6वें प्लान में दी गई थी। और ये प्लान प्रायोरिटाइज करता है सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ लोअरिंग रूरल पॉवर्टी। ठीक है, तो प्लान जो है जोर देता है सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल पॉवर्टी को घटाने की भी बात ये करता है। फिर आ जाता है सर 7वां प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में। प्लान एम्फसाइजेज रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रेटर जॉब क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी इन जनरल। तो ये 7वां प्लान है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करता है। ध्यान दें, फिर से अब हम एग्रीकल्चर पर और जोर देने की यहाँ पर बात करते हैं। नौकरी के अवसर की बात होती है और प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात होती है कि पूरा देश ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करे। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार के अवसर देने के लिए जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाई जाई थी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द प्लान इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन है डेटोरेटेड सिग्निफिकेंटली, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति इस प्लान के 7वें प्लान के ख़त्म होते होते बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब इसके बाद में 2 एनुअल प्लान आते हैं 1990-92, 1990-91 और 91-92 में 2 एनुअल प्लान आते हैं। ये 2 एनुअल प्लान क्यों आते हैं? यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी 1990 के दौरान में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी हमारे देश में, और उसी के बाद में रिफॉर्म्स लाए गए थे। जुलाई 1991 में रिफॉर्म्स किए गए, बहुत बड़े स्तर पर हमारी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला गया था, वो इसी समय हो रहा था। ठीक है, तो द फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एट सेंटर प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ 8th प्लान, मतलब केंद्र सरकार बहुत तेज़ी से बदल रही थी, जिसकी वजह से 8वां प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो पाया। जो नई गवर्नमेंट बनी उसने ऑफिस लिया जून 1991 में, और उसने डिसाइड किया कि 8th प्लान जो है 1992-97 में स्टार्ट करेंगे, हम 1992 में स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम 1990 से 91 से 92 के बीच में 2 सेपरेट एनुअल प्लान्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जो नई सरकार बनी, ठीक है, PV नरसिम्हा राव की, उसने कहा कि भाई हम 8वां प्लान 2 साल बाद एग्जीक्यूट करेंगे।
ठीक है, तब तक हम 2 जो है एनुअल प्लान लेकर आएंगे 1990, 91, 91, 92 का। तो ये 2 एनुअल प्लान यहाँ पर आते हैं। ध्यान रखें, इसके पहले 3 एनुअल प्लान आए थे, वो इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान युद्ध की वजह से हुए थे, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से एनुअल प्लान लाने पड़े थे। अब आता है 8th प्लान 1992 से 1997, 1992, 1997 के लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है ऑलरेडी बिगन इन जुलाई 1991, है ना। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिन्हें हम LPG भी कहते हैं, LPG रिफॉर्म बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म लाया जा चुका था, ठीक है, 1991 में। विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड मैक्रो स्टेबलाइजेशन मेजर फोर्स्ड बाय वर्सेनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, अनसस्टेनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों करने पड़े? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब हो रही थी, वित्तीय घाटा बढ़ा पड़ा था, और उसके बाद में अनसस्टेनेबल इन्फ्लेशन हो रखा था, यानी कि महंगाई जो है अनसस्टेनेबल रेट से बढ़ रही थी। दिस वाज द फर्स्ट प्लान दैट वेंट ऑन टू एग्जामिन द मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी दैट द गवर्नमेंट हैड बीन फॉलोइंग फॉर डिकेड। तो ये पहला प्लान था जो कि मतलब जो है 8वें प्लान में जो गवर्नमेंट ने मैक्रो इकोनॉमी यानी देश स्तर की जो स्ट्रेटजी बना के रखी थी, उसको पहली बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई 8वें प्लान में। 9वें प्लान की क्या स्थिति है? 9th प्लान 1997 से 2002 के बीच में। 9th प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द ओवरऑल स्लो डाउन इन इकोनॉमी कॉज्ड बाय साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो साउथ ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखी थी, उसी के दौरान 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है इम्प्लीमेंट करी जाती है। द प्लान विथ ए जनरल करेक्टर ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग नॉट ओनली एम्ड एट एम्बिशियस हाई ग्रोथ रेट ऑफ 7% बट आल्सो अटेम्प्टेड टू स्टीयर इटसेल्फ टुवर्ड द टाइम बाउंड सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब कहने का यहाँ पर 7% की ग्रोथ रेट की भी इन्होंने इच्छा रखी, और साथ ही साथ में टाइम बाउंड मैनर से सामाजिक ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने की कोशिश यहाँ पर की गई। सामाजिक ऑब्जेक्टिव मतलब समाज का भला करने की यहाँ पर बात की गई। इसी के तहत बेसिक मिनिमम सर्विसेज 7 जो है 7 BMS यहाँ पर लाए गए, यानी कि नागरिकों के लिए 7 बेसिक मिनिमम सर्विस जरूर दी जानी चाहिए, इस पर यहाँ पर बात की गई। 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज कौन सी है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर जनता को मिलना चाहिए, हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन यानी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंस मिलना चाहिए जो गरीब लोग हैं, उसके बाद में जो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं उनके लिए न्यूट्रिशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, सभी गाँवों को हैबिटेशन को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब ये जो राशन वगैरह बढ़ता है उसको स्ट्रीमलाइन करने की बात भी यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो फिर बात करते हैं 10th प्लान की। 10वां प्लान 2002 से 2007 के बीच में आता है। प्लान बिगिन विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स एंगेजमेंट इन द पॉलिसी फॉर्मेशन। पहले क्या होता था? प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था, अप्रूव करता था, और उसको NDC जो है इम्प्लीमेंट करता था। लेकिन 10वें प्लान में NDC को भी प्लान बनाने में इंक्लूड किया गया। NDC को भी कहा गया कि तुम भी शामिल हो, हमारे साथ मिल करके प्लानिंग में हेल्प करो। ओके, मैनी क्रिटिकल मेजर्स जो कि जो है थ्रू आउट द प्लान थे। मतलब इन्होंने इस 10वें प्लान में क्या क्या बातें की गई? पहला, पर कैपिटा इनकम 10 साल में डबल करनी है, 10 साल में पर कैपिटा इनकम डबल होगी। एक्सेप्टिंग दैट हायर ग्रोथ रेट आर नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इंप्रूविंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल। इसके अलावा सिर्फ हायर ग्रोथ रेट से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो ग्रोथ हो रही है उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर भी पड़ना चाहिए, ये भी बात कही गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्लान में मॉनिटरेबल टारगेट सेट किए गए, ऐसे टारगेट सेट किए गए जिनको मॉनिटर किया जा सके। जैसे हमने कहा कि आपको 10 किलोमीटर की सड़क बनानी है, तो अब हम मॉनिटर कर सकते हैं कि तुमने कितने किलोमीटर की सड़क बनाई हुई है। तो मॉनिटरेबल टारगेट्स रखे गए 11 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स के लिए, यानी 11 इंडिकेटर्स पर 11 एरियाज में मॉनिटरेबल टारगेट रखे गए, जिसमें ये देखा जाए कि सेंटर ने कितना डेवलपमेंट किया और स्टेट ने कितना डेवलपमेंट किया। गवर्नेंस को डेवलपमेंट का एक फैक्टर यहाँ पर माना गया। स्टेट का रोल इन प्लानिंग टू बी इंक्रीज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सहायता से राज्य सरकारों का रोल प्लानिंग में बढ़ाया जाए, ऐसी बात कही गई। 11th प्लान की अगर हम बात करें 2007 से लेकर के 2012 के बीच में था। इस प्लान में 10% ग्रोथ रेट की बात की गई, और साथ ही साथ इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात यहाँ पर की गई, यानी कि हमारी इकोनॉमी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ग्रो करे, GDP 10% से ग्रो करे, ऐसी बात इन्होंने करी। और साथ ही साथ इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, यानी सबका विकास होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सिर्फ किसी पर्टिकुलर वर्ग का ही विकास नहीं होना चाहिए। 12th प्लान 2012 से लेकर के 2017 के बीच में था। तो 12वां प्लान फ्रेंड्स 2012 से 17 के बीच में, और ये आखिरी प्लान भी है। तो प्लानिंग कमीशन ने प्रिपेयर किया ड्राफ्ट अप्रोच पेपर फॉर 12th
plan following the most extensive consultation to date, recognizing that resident are better informed and willing to engage। मतलब कहने का ये हुआ कि बरहुआ जब प्लान बना तो पहले एक जो है रफ प्लान जनता के साथ शेयर किया गया बरहुए प्लान में, जिसे ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट अप्रोच पेपर। जैसे आप अपनी मान लीजिए सीबी बना रहे हैं, तो एक सीबी बनाई थोड़ा मोड़ा बना करके उसको सबको दे दिया अपने दोस्तों को, फिर वो दोस्त सजेस्ट करते हैं कि यार ये चेंजेस कर दो तो अच्छा रहेगा, तो उसी तरीके का ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया। जनता से राय ली गई, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसल्टेशन अच्छे लेवल का हुआ। थ्रू 5 रीजनल कंसल्टेशन ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज यूनियन वर कंसल्टेड। मतलब इसमें क्या हुआ कि राज्य सरकारों से और इसके अलावा लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी थे उनसे भी कंसल्टेशन लिया गया। जो यहाँ पर ड्राफ्ट पेपर बनाया गया था उसमें प्लान में मेजर क्या उद्देश्य हैं, यानी कि बरहुई पंचवर्षीय योजना क्या करने वाली है, क्या क्या समस्याएं आएंगी और क्या अप्रोच रहने वाली है ताकि उस उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, ये सारी बातें इसमें लिखी गई थी। ठीक है, तो ये 12 प्लान हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान परफॉर्मेंस, यानी कि ये जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनकी स्थिति क्या रही, मतलब इन्होंने क्या अचीव किया। तो उसका डेटा बहुत ज़्यादा है वैसे बुक में, एक पूरी टेबल दी हुई है, तो मैं बहुत ही शार्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 7 ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान्स एक्सपीरियंस्ड लोअर ग्रोथ रेट देन एक्सपेक्टेड, यानी कि 12 प्लान बने, उसमें से 7 प्लान ऐसे थे जितना सोचा था। अगर हमने सोचा कि इकोनॉमी जो है 6% से ग्रो करेगी तो हम हार्डली 4% अचीव कर पाए। 12 में से 7 प्लान में ऐसा हुआ है। ग्रोथ रेट वर मॉडेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डिकेड ऑफ प्लानिंग बट देन पिक्ड अप। शुरू के 30 वर्षों तक, 3 डिकेड तक जो ग्रोथ रेट थी प्लानिंग की वो बहुत ही मॉडेस्ट थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो गई। नेगेटिव पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हैज़ रिकॉर्डेड टाइम्स सच एज 1971, 72, 1991, 92, यानी निगेटिव पर कैपिटा ग्रोथ भी देखी गई 1971, 71, 72 के इंडो पाकिस्तान वार की वजह से, और 91-92 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, तो इसकी वजह से। ठीक है, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन होता है 1960 में, एंड गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रमोट एग्रीकल्चर वी आर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैव वर्कड स्प्लेंडली फॉर द कंट्री। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा कॉन्सेप्ट था और गवर्नमेंट ने जो भी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम चलाए थे उन्होंने देश के सुधार में काफ़ी योगदान किया। उसके बाद में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ, मशीनरी टूल हैवी इंडस्ट्री हमारे देश में बढ़ी, जिसकी वजह से इंडिया जो है कैपिटल इक्विपमेंट में सेल्फ सफिशिएंट हो गई। हमारी कंट्री कैपिटल इक्विपमेंट में सेल्फ सफिशिएंट हो गई। उसके बाद में बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, अब नीति आयोग के बारे में पूरा डिस्कशन इसके बाद में होगा। ये सेकंड पार्ट है, समझ लीजिए चैप्टर का। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था रेजोल्यूशन यूनियन कैबिनेट द्वारा, यानी कि संवैधानिक संशोधन करके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग को रिप्लेस किया ताकि स्थापित किया ताकि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया जा सके। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना 2015 में। ठीक, 1950 में सर प्लानिंग कमीशन है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है। नीति आयोग इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप प्रायोरिटी थिंक टैंक। जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक का काम करता है, जो कि ऑफर करता है डायरेक्शनल और पॉलिसी सजेशन, गवर्नमेंट को दिशा भी देता है और पॉलिसी पर भी सजेशन देता है। ये नीति आयोग क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। ठीक है, उसके बाद में नीति आयोग में 2 जो है हब हैं। नीति आयोग में द क्रिएशन ऑफ नीति आयोग इज फोर्स्ड ऑन 2 हब्स, यानी कि 2 हब हैं जो 2 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, टीम इंडिया और द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक, तो 2 हब हैं फ्रेंड, ध्यान रखिए नीति आयोग में 2 हब हैं, कौन से, टीम इंडिया हब और द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है राज्य सरकारों के इन्वॉल्वमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में राज्य सरकार का अच्छा बने, योगदान रहे, उसके लिए टीम इंडिया हब बनाया गया। जबकि जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है उसका काम है नीति आयोग की थिंक टैंक की क्षमता को बढ़ाना, नॉलेज को और इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद में नीति आयोग की चेयर जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा संभाली जाती है। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा संभाली जाती है। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग में कौन कौन होता है, तो इसमें सर चेयरपर्सन होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ जो है नीति आयोग होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, यूनियन टेरेटरी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार के होते हैं, और इसके अलावा अगर किसी को स्पेशल इन्विटेशन दिया जाए तो ये लोग भी जो है इसमें नीति आयोग की
जो काउंसिल है उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीति आयोग में क्या क्या खासियत रही, क्या क्या खराबियां रही, उसकी बात करें तो प्लानिंग कमीशन इज नॉट इन ट्यून विद द न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। जो प्लानिंग कमीशन है वो न्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के साथ में ट्यून नहीं, मैच नहीं कर पा रहा था। प्लानिंग कमीशन इज आउट ऑफ सिंक विथ करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो भारत सरकार की है उसके साथ में मैच नहीं, मिलान नहीं कर पा रहा था प्लानिंग कमीशन। द फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्लानिंग फ्रेमवर्क एंड द मार्केट रोल। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें पहला कॉन्फ्लिक्ट है कि प्लानिंग का जो फ्रेमवर्क है और जो मार्केट का रोल है उनमें जो है स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब प्लानिंग कुछ और कहती है और मार्केट जो है यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ और कहता है। जो सेकंड कंट्राडिक्शन हो रहा था वो था कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी ओवर रिसोर्स एलोकेशन एंड द स्टेट्स डेवलपमेंटल रोल इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा जो विरोधाभास की स्थिति थी, एक तो केंद्र सरकार के पास में रिसोर्सेज को एलोकेट करने की आज़ादी है, उसके बाद में राज्य क्या डेवलपमेंटल रोल अदा करेंगे, इसमें भी लेकर के कंट्राडिक्शन खड़ा हो रहा था, मतलब कहने का। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम्स हो रही थी। पहला तो एक तो था कि प्लानिंग फ्रेमवर्क कुछ और कहता था, मार्केट का रोल कुछ और कहता था, और दूसरा कंट्राडिक्शन था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जम नहीं रही थी, अगर हम सीधी भाषा में कहें। ठीक है, उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करने की बात करी गई यहाँ पर। तो प्लानिंग कमीशन वाज फ्रिक्वेंटली एक्यूज्ड ऑफ मेकिंग डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर टू स्टेट टू फिल नॉन रेवेन्यू डेफिसिट देयर बाई डिफिशियंसीज देयर बाई वायलेटिंग द फाइनेंस कमीशन रूल। मतलब कहने का कि जो प्लानिंग कमीशन था उसके ऊपर बार बार सरकारें, राज्य सरकारें वो इल्ज़ाम लगाती थी कि ये जो है अपनी मर्जी से जो है कुछ राज्यों को ज़्यादा पैसा दे देते हैं ताकि उनकी जो नॉन रेवेन्यू डेफिसिट है, डिफिशियंसी, उसको पूरा किया जा सके उन राज्यों के खर्चों को चलाने के लिए, जो कि फाइनेंस कमीशन के रूल का वायलेशन है। फाइनेंस कमीशन रूल बनाता है कि केंद्र सरकार के कमाई का कितना हिस्सा कौन से राज्य को मिलना चाहिए, तो उसका वायलेशन करके जो ये हमारा प्लानिंग कमीशन था वो कुछ राज्यों के साथ में अच्छा और कुछ राज्यों के साथ बुरा करने लगा था। वन ऑफ द मेजर चैलेंज नीति आयोग के लिए था कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए। नीति आयोग के लिए ये था कि भाई अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाएं जो आती थी प्लानिंग अप्रोच की, उन्हें वो प्लान पीरियड हो जाने के बाद में एक बार कंक्लूड हो गया तो जो है तब देखा जाता था, यानी कि रिव्यू जो होता था, पंचवर्षीय योजनाओं का रिव्यू कब होता था, एक बार जो है 5 वर्ष बीत गए, अब रिव्यू किया जाता था कि हाँ भाई क्या अचीव किया गया, जिसकी वजह से किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा सकती थी। क्यों? क्योंकि भाई बीत गया, 5 वर्ष बीत गए, बात खत्म हो गई। लेकिन नीति आयोग ने ऐसा किया, नीति आयोग ने इस्टेब्लिश किया डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन अथॉरिटी, DMEO इस्टेब्लिश किया, जो कि कलेक्ट करता है डेटा ऑन परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल मिनिस्ट्रीज इन रियल टाइम। मिनिस्ट्रीज ने क्या परफॉर्मेंस दी है उसका डेटा रियल टाइम में जो है गैदर करता है, कलेक्ट करता है, और फिर उनको उसी हिसाब से मतलब जो है बताता है कि भाई ये गड़बड़ हो रही है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो मॉनिटरिंग बढ़ी। प्रमोटिंग इनोवेशन, यानी कि जो है नीति आयोग से इनोवेशन बढ़ाने की भी बात की गई है। एज ए की गवर्नमेंट थिंक टैंक, क्योंकि जो नीति आयोग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा खासा थिंक टैंक है, वर्किंग ऑन न्यूमरस डेवलपमेंटल इशूज, इट शुड नॉट ओनली हैव बेसिक रिसर्च स्किल बट आल्सो एसेस एंड आउटसोर्स रिसर्च टू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब इन्होंने कहा कि भाई चूँकि तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक हो और काम करते हो डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर, तो ऐसे में आपको सिर्फ अपनी रिसर्च स्किल पर, बेसिक रिसर्च स्किल तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा हमें आउटसोर्स भी करना चाहिए अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में। ठीक है, जैसे जो कचरा है उसका, मतलब जो वेस्टेज है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो अब हमारे पास जितनी नॉलेज वो तो काम हो ही रहा है, इसके अलावा हम विदेशों से भी अपनी हेल्प ले सकते हैं भाई कि कैसे इस जो है सॉलिड वेस्ट को कैसे जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सके। तो ये सारी जिम्मेदारी भी नीति आयोग के ऊपर थी। उसके अलावा नीति आयोग की जिम्मेदारी थी कि उसे नीति आयोग की स्ट्रेटजी बनाई गई न्यू इंडिया एट द रेट 75। मतलब 75 का मतलब है आज़ादी के 75 साल बाद नीति आयोग ने स्ट्रेटजी बनाई कि हमारा इंडिया क्या क्या अचीव कर लेगा। तो उसी के तहत 2018 में नीति आयोग ने पब्लिश किया एक नेशनल स्ट्रेटजी न्यू इंडिया के लिए, जो कि जो है 2022-23 तक अचीव होनी थी, तब तक 75 साल पूरे हो जाते। उसके बाद में इसमें जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई उसमें 71 क्रिटिकल एरियाज़ को इन्होंने कवर किया था। इन 41 क्रिटिकल एरियाज़ को कवर किया गया था। 41 जो क्रिटिकल एरियाज़ थे उन्हें 41 चैप्टर्स में बांटा गया था और उनको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, जिसमें ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस आता है। ठीक है, समझ गए। तो मतलब नीति आयोग ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हमारे देश को क्या क्या टारगेट अचीव कर लेने हैं उसके लिए 41 क्रिटिकल एरियाज़ पर बात करी। उन्हीं 41 क्रिटिकल एरियाज़ को 41 चैप्टर में कहा गया और उनमें सेक्शंस बांटे गए, जिनमें 4 सेक्शंस हैं, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। फिर आ जाता है सर
फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लान। तो इंडिया में देयर आर 3 की सोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल फॉर फंडिंग इकोनॉमिक प्लान। यानी जो पंचवर्षीय योजना बना दी जाती हैं उनको पैसे देने के लिए 3 जो है की सोर्सेस हैं। एक है डोमेस्टिक बजटरी सोर्स, दूसरा है डेफिसिट फाइनेंसिंग, तीसरा है फॉरेन असिस्टेंस। डोमेस्टिक बजटरी जो सोर्सेस होता है, सबसे ज़्यादा पैसा अगर प्लानिंग पंचवर्षीय योजना को कोई देता है तो डोमेस्टिक बजटरी सिस्टम देता है। उसके बाद में टैक्सेशन, जीएसटी, इन सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर आता है। उसके बाद में जो रेवेन्यू सरकार कमाती है वो तो कमाती है, पब्लिक से भी बारो किया जाता है, स्मॉल सेविंग वगैरह जो भी है। इसके अलावा पब्लिक एंटरप्राइजेज के पास अगर सरप्लस होता है तो ये सारी चीज़ें भी मिल करके पैसा जो है प्लानिंग के लिए देती हैं। और दिस इज़ द अमाउंट एलोकेटेड फ्रॉम द फेडरल एंड स्टेट बजट टू फंड द प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। मतलब कहने का ये सारा पैसा इकट्ठा करके केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दिया जाता है ताकि जो है फाइनेंशियल प्लानिंग आगे बढ़ाई जा सके। डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन हैपन व्हेन टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, टोटल इनकम में रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की इनकम फॉल्स बिलो द टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जो कमाई है वो खर्चे से कम है तो हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। गवर्नमेंट रिसॉर्ट टू विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इट्स कैश डिपॉजिटेड इन आरबीआई और ऑर्डर टू प्रिंट न्यू करेंसी नोट और बारो मनी फ्रॉम पब्लिक। मतलब अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है तो सरकार के पास 3 विकल्प हैं। पहला, जो गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास पैसा जमा कर रखा है उसको विड्रॉ कर ली। दूसरा, आरबीआई को कह दे कि तुम नए नोट छापो। तीसरा, आरबीआई पब्लिक से उधार गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेगी। कैसे? आरबीआई से बोल करके कि तुम बॉन्ड और जो है ट्रेजरी बिल और सिक्योरिटी छापो, उसको बेच करके हमें पैसे दो। ठीक है, इन तरीके से। डेफिसिट इज ए फाइनेंस बाय बारोइंग लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एडहॉक ट्रेजरी बिल। तो मतलब जो वित्तीय घाटा है उसकी फाइनेंसिंग कैसे की जा सकती है? उधार लिया जा सकता है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से, उधार ले सकते हैं कमर्शियल बैंक से जो हमारे सरकारी बैंक हैं, और इसके अलावा राज्य सरकारों से भी उधार ले सकता है एडहॉक ट्रेजरी बिल बेच करके। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्लान फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है? डोमेस्टिक बजटरी सिस्टम। दूसरे नंबर पर कौन देता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू। ठीक है, इन डेफिसिट फाइनेंसिंग सरप्लस मनी ऑफ टैक्स पेयर इज लेंट टू द गवर्नमेंट एंड हेंस इट डज नॉट बॉदर द टैक्स पेयर। मतलब जो टैक्स पेयर के पास में पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है वही जो है सरकार को वो उधार के तौर पर दे देते हैं। जैसे आप सुकन्या समृद्धि वगैरह योजना में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा कहाँ जाता है? इन्हीं सभी कामों में जाता है। फॉरेन असिस्टेंट पीपीएफ में डालते हैं, सुकन्या समृद्धि में डालते हैं, तो सारा पैसा इसी काम में आता है। इंडिया हैज़ बीन, तीसरा तरीका है जो है पंचवर्षीय योजनाओं को फाइनेंस देने का, फॉरेन असिस्टेंस। तो इंडिया हैज़ बीन असेसिंग फंड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक मेनली थ्रू आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इंडिया विदेश से असिस्टेंस ले सकता है, विदेशों से उधार ले सकता है। तो ये क्या करते हैं? वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाओं में से 2 संस्थाएँ आईबीआरडी और आईडीए से उधार ले सकते हैं। IBRD loans through non-concessional are offered relatively on favorable terms compared to the commercial sources। जो IBRD लोन देता है भारत सरकार को वो नॉन कंसेशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें छूट नहीं मिलती है, लेकिन सरल जो है टर्म पर मिल जाते हैं, हमको आसान टर्म पर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में IBRD सोवरजीन लोन्स आर प्राइमरली, जो भी IBRD से लोन ले जाता है उसको यूटिलाइज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, गरीबी को उन्मूलन में, ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो इन सभी जगहों पर ये काम आ जाता है। ठीक है, तो बस यहीं पर अपनी बात ख़त्म हो जाती है। ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा, लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।